गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके लिए थांडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत लेकर के आया हूं, जिसे संबंधवाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मित्रों, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की क्लासेस के लिए कंटिन्यूअस वीडियो यहां पे दी जा रही है। तो मित्रों, आज ध्यान देना हम लोगों को कि इस चैनल पर जो अगला सिद्धांत आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है वो थांडाइक के सिद्धांत का है, और थांडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, देख लीजिए, पहले थांडाइक को पहचानिए। थांडाइक का जन्म कब हुआ, कहां के रहने वाले हैं, और इन्होंने सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत दिए और सिद्धांत पर किस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया है, इन सारी बातों से आज हम लोग परिचित हो जाएंगे। तो मित्रों देखिएगा, थांडाइक महोदय कहां के रहने वाले हैं, तो ये पहले ध्यान देना है, रहने वाले अमेरिका के हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है कि थांडाइक कहां के रहने वाले हैं। दूसरी बात, यह पशु मनोवैज्ञानिक है। पशु मनोवैज्ञानिक का सेंस ये है कि इन्होंने पशुओं पर प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मित्रों, तो ध्यान देना है, ये पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, इन्हें तीसरा पॉइंट देखिएगा, इन्हें पशु शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया, इसलिए इन्हें पशु शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इनका प्रथम प्रयोग बिल्ली पर था। बिल्ली कैसी होनी चाहिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जिनका प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर किया था। तो भूखी बिल्ली पर इनका प्रयोग किया था, और इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थांडाइक। और सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था इन्होंने 1913 में किया था। और यदि मित्रों आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 अगस्त सन 1874 में इनका जन्म हुआ, और 9 अगस्त सन 1949 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे थांडाइक है, जिनके बारे में एक छोटा सा परिचय पीपीटी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, एकदम निश्चिंत होकर के खुले मन से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है थांडाइक के सिद्धांत में। अब हम लोग बात करते हैं अगला कि इनके सिद्धांत के उपनाम क्या थे। तो इनके सिद्धांत के उपनाम में हमने आपके सामने क्रम से सारे नाम को रख दिया है, ताकि आपको पढ़ने में, देखने में, समझने में कोई समस्या ना हो। यहां पर देखिएगा, संबंधवाद के सिद्धांत का उपनाम। तो उपनाम में देखिएगा, सबसे पहला उपनाम यदि कहा जाए तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। हम अभी हर सिद्धांत के उपनाम पर चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार ये नाम क्यों पड़ा है। तो इसलिए हम लोग हर पे देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, तीसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत, चौथा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर थियरी भी इसे बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। भूल सुधार सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, अधिगम का चयन सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, सुख दुख का सिद्धांत बोलते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत बोलते हैं, और एसआर बॉन्ड थियरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जो ये थांडाइक का सिद्धांत है, थांडाइक का जो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम क्यों पड़ा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक पिंजड़े में आपको बिल्ली दिखाई दे रही होगी, और जस्ट बगल में कुछ बिल्ली के खाने का फूड रखा हुआ है, अर्थात जिसे आप बोल सकते हैं कुछ मांस के टुकड़े। चूंकि बिल्ली मांसाहारी होती है मित्रों, तो यहां पर जो मांस है, अर्थात आप इसे भोजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भोजन। और भोजन को ही उद्दीपक बोला जाता है मित्रों। उद्दीपक को स्टिमुलस बोलते हैं। और यहां पर बिल्ली को आप देख रहे होंगे कि जो बिल्ली है, बिल्ली को अनुक्रिया अर्थात रिस्पांस करने वाली है। तो यहां पर सिद्धांत का नाम पड़ता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का मतलब क्या है मित्रों। बहुत ही मजा आने वाला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में, कि यदि किसी बच्चे को, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये सिद्धांत है, ये थांडाइक का जो प्रयोग है अधिगम के क्षेत्र में किया गया था, लर्निंग के लिए किया गया था। तो अधिगम में जो यह सिद्धांत दिया गया, तो थांडाइक महोदय ने क्या किया कि बिल्ली पर जो प्रयोग किया था वह बिल्ली कैसी थी, तो यह बिल्ली भूखी थी। भूखी बिल्ली रहेगी तभी वह प्रयोग जो है क्या होगा, सफल होगा। सफल का सेंस यहाँ पे ये है मित्रों कि यदि जब तक किसी को भूख नहीं लगेगी तब तक वह खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो अनुक्रिया नहीं करेगा। तो इसीलिए इनके सिद्धांत का सबसे पहला नाम
उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसलिए रखा गया कि जब किसी चीज को सिखाना होगा या किसी बालक को कोई भी चीज सिखाना है तो उसके सामने पहले उसका उद्दीपक रखा जाए, उसका लक्ष्य रखा जाए। यदि आप लक्ष्य नहीं रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख नहीं सकता है। इन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है मित्रों कि किस प्रकार से सीखा जा सकता है। हम लोग चलिए उसी प्रयोग को देखते हैं। थार्नडाइक महोदय ने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, और जब पिंजड़े में बंद कर दिया और भूखी बिल्ली के समक्ष मतलब सामने भोजन रख दिया, भोजन का मतलब मांस का टुकड़ा रख दिया, और बिल्ली भोजन को देख करके बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नाम लिखा है बिल्ली, और दूसरा नाम लिखा है दरवाजा, और तीसरा नाम लिखा है चटकनी, जिसे लीवर बोलते हैं। यह एक ऐसा चटकनी है जिस पर बिल्ली का पैर पड़ेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने प्रयोग में एक ऐसा पिंजड़ा प्रयोग में लिया था जिसमें एक लीवर बना है, ताकि बिल्ली जब उछल कूद करे, अनुक्रिया करे, तो अचानक जो है बिल्ली का पैर जब लीवर पे पड़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर निकल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मित्रों कि जब तक लक्ष्य सामने नहीं दिखेगा तब तक बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि बिल्ली कैसी है, भूखी है, और भूखी होने के नाते वह उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए इसमें अनुक्रिया करेगी, रिस्पांस करेगी, और जब रिस्पांस करेगी तो उसका पैर अचानक उस लीवर पे पड़ेगा, और लीवर पे पड़ने के बाद दरवाजा खुलेगा और बिल्ली बाहर आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, या अपने भोजन को प्राप्त करेगी, या उद्दीपक को प्राप्त करेगी। यही कहानी है। और आपको एक बात बता दूं कि बिल्ली पहली बार थार्नडाइक महोदय ने यह सिद्धांत केवल एक बार प्रयोग में नहीं रखा, इस प्रक्रिया को कई बार उन्होंने दोहराया। कहा कि बिल्ली हो सकता है पहली बार अचानक लीवर पर पैर पड़ा हो और वह बिल्ली बाहर निकल जाती हो और उद्दीपक की प्राप्ति कर लेती हो, लेकिन उन्होंने दोबारा फिर बिल्ली को एक बार बंद करता है जब वो भूखी होती है तो, और दोबारा जब बंद करते हैं बिल्ली को तो बिल्ली को दोबारा निकलने में पहले वाली अनुक्रिया से कम समय में ही वह पहले बाहर आ जाती है, अर्थात पहले की अपेक्षा दूसरी बार कम समय लेती है। फिर उन्होंने तीसरी बार जब प्रयोग किया तो वो दूसरे बार से भी कम समय लेती है। एक समय बिल्ली को बाहर एक समय आता है और बिल्ली को पिंजड़े से बाहर निकलने में समय नहीं लगता, मतलब बिल्ली पिंजड़े से बाहर आने का रास्ता निकाल लेती है, ढूंढ लेती है, और जितनी अनावश्यक क्रियाएं कर रही थी पहली बार में, वो धीरे धीरे उन अनावश्यक क्रियाओं को क्या कर देती है, छोड़ देती है, और केवल वो दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाती है उसी क्रिया पर जो रास्ता उसे बाहर निकालने को लाता है, उसी क्रिया को करती है। तो मित्रों यही है सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक का। अब देखिएगा कि यहां पर यदि कोई बच्चा हो और उसे क से कबूतर बनाना हो तो बच्चे को पहले गोली पाई बनाया जाता है। तो आप देखते होंगे कि समाज का कोई भी बालक, कोई भी सीखने वाला बच्चा जब कुछ सीखता है, यह सिद्धांत केवल बच्चों पे ही नहीं, समाज के हर प्राणी पर लागू होता है मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी छोटे बच्चों की बात इसलिए कर रहा हूं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम केवल शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था के बच्चों की ही बात करते हैं। तो जब हम अपने घर के छोटे बच्चों को क से कबूतर सिखाते हैं तो उस क से कबूतर सिखाने से पहले हमें बच्चे को गोली पाई सिखानी पड़ती है, फिर उस पर डंडा लगाना सिखाना पड़ता है, फिर उसमें सूंड लटकाना पड़ता है, तब बच्चा धीरे धीरे क बनाना सीखता है। और आपको यह बात पता होगी कि जब पहली बार बच्चा गोली पाई बनाता है तो उसे पेंसिल पकड़ने का भी ढंग नहीं होता है, और जब हम कहते हैं कि बेटा गोली बनाओ तो वह गोली कितना बड़ा बना देता है, पूरे कापी भर की गोली बनाता है। फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि नहीं, हमें छोटा गोली बनाना है, क्योंकि जो हमारे गार्जियन हैं वो बता रहे हैं कि हमें बार बार की इस तरीके की गोली बनाओ। धीरे 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 एक बार नहीं बल्कि पुनरावृत्ति के आधार पर, अभ्यास के आधार पर इन बच्चों के अंदर यह गुण विकसित हो जाता है और वो फिर छोटी गोली भी बना लेते हैं, और बार बार अभ्यास करने पर बच्चा क बनाना भी सीख लेता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो सीखने वाली बात है मित्रों, सीखने वाली जो बात है, क्या कोई बच्चा पहली बार में सीख जाता है? तो नहीं सीख पाता, उसे सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो
तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्रिया को कोई बालक यदि सीख लेता है तो सीखने के बाद क्या दोबारा वो फिर उतनी बड़ी गोली बनाता है? नहीं बनाता है। जब कोई चीज बच्चा सीख लेता है तो फिर उसको उसी तरीके से बनाता है जिस तरीके से वो सीखा रहता है। और जितने पीछे की क्रियाएं, जैसे बड़ा गोला बनाना, टेढ़ा मेढ़ा बनाना, उसके बगल में सूड़ नहीं लटका के उसके ऊपर सूड़ लटका देना, इन जैसी क्रियाओं को धीरे धीरे बच्चा त्याग कर देता है और उन्हीं क्रियाओं के प्रति दृढ़बद्ध हो जाता है जो उसने सीखा होता है, और उसी क्रिया को बार बार वो फिर करता रहता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सीखने के क्षेत्र में थांडाइक महोदय ने क्या किया, कहा कि यदि किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो सबसे पहले उसके समक्ष लक्ष्य रखिए कि उसे बनाना क्या है। मित्रों, तो यह पहले लक्ष्य उसके सामने रखा गया है और यह लक्ष्य रख करके यह बताया गया है कि आपको इस तरीके से गोली बनाना है, फिर खड़ी पाई लटकाना है, उसके बाद सूड़ लटकाना है। मित्रों, इस तरीके से बच्चा जो है सीख जाता है। और आप देखते भी हैं समाज में कि जो एक बार सीख गया, दुनिया की कोई ताकत उस सीखे हुए बिंदु को फिर उसके मन से निकाल नहीं सकता। और विश्वास ना हो तो आप देख लीजिए, यदि आपको क से कबूतर आ गया है बनाना, या आपने सीख लिए हैं, आप सीख लिए हैं, तो कोई कह दे कि क से खरगोश बोलिए तो आदमी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसने सीख लिया है। क्योंकि सीख लेने पर एक बॉन्डिंग बनती है, एक बंध बनता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, वह ऐसी बॉन्डिंग होती है कि जो किसी के भी तोड़ने पर नहीं टूटती। इसीलिए कहा जाता है, आप गांव में सुनते होंगे कि बच्चों के सामने गलत बात नहीं बोलना चाहिए, वरना जो वो सीख लेते हैं वैसी ही क्रिया करते हैं। मित्रों, तो इस सिद्धांत में हम उपनाम पर चर्चा कर रहे थे। पहले हम उपनाम पर ही बात करेंगे कि उपनाम में क्या क्या इस सिद्धांत से मिलता है और किस तरीके से यह फॉलो होता है। तो देखिए, पहला जो उपनाम पड़ा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो इन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले उसके समक्ष क्या होना चाहिए? स्टिमुलस होना चाहिए। उद्दीपक को पता है कि इन्होंने क्या कहा था, उद्दीपक क्या होता है? भोजन होता है। तो यहां पर भोजन होना बहुत आवश्यक है। यदि भोजन का मतलब लक्ष्य नहीं होगा तो हमारी अनुक्रिया भी नहीं होगी, रिस्पांस भी नहीं होगा। इसलिए इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई, ध्यान दीजिएगा कि क्या, जैसे अभी आप ऑफलाइन की कोचिंग करके यूपी टेट की तैयारी किए। क्यों किए आप? क्योंकि आपके सामने लक्ष्य दिखाई दिया, बहुत बड़ा सा लक्ष्य, कि यूपी टेट की वैकेंसी आ चुकी है। अगर हम यूपी टेट पास होंगे तभी सुपर टेट में बैठेंगे, सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन चुनाव के चलते इस समय सुपर टेट की वैकेंसी रुक चुकी है। तो मित्रों, क्या आप उसी लगन से, जिस लगन से यूपी टेट की तैयारी करते थे, क्या आप अभी भी उसी लगन से सुपर टेट की तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं। इसका आसान सा तरीका है कि आप ये बोलेंगे कि हम तैयारी किस बात की करें जब हमारे सामने वैकेंसी ही नहीं है। तो वैकेंसी आपके लिए उद्दीपक का कार्य करती है। जब आपके सामने वैकेंसी आएगी, आप उसी तरीके से, जिस तरीके से बिल्ली के समक्ष भोजन रख दिया गया, तो बिल्ली भोजन को देख करके लगातार उछल कूद कर रही है। कभी वो जंजीर को हिला रही है, तो कभी वो कूद रही है, तो कभी दांत से काट रही है। तो मित्रों, उसी तरीके से जब आपके सामने वैकेंसी आ जाती है तो आप अपनी अनुक्रिया में तीव्रता ला देते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार अंसाल पेपर देखते हैं, अपनी अनुक्रिया को बढ़ा देते हैं। किस चीज के लिए? उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अभी सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए तो आप तुरंत घर छोड़ करके तुरंत आ जाएंगे इलाहाबाद कि अब नौकरी मिलने वाली है भाई, अब चलो सुपर टेट की तैयारी करो, और खूब मन से लग जाते हैं आप, और तब तक लगे रहते हैं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत में यही बताया गया है कि यदि लक्ष्य की प्राप्ति करना है और यदि किसी को प्रेरित करना है तो उसके समक्ष लक्ष्य का होना आवश्यक है। यदि लक्ष्य नहीं होगा तो उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। यदि लक्ष्य नहीं है तो हम किसी भी क्रिया को उतने मन से नहीं कर पाते जितना मन से हम
लक्ष्य होने पर करते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत रखा गया है। इस सिद्धांत की मेन थीम है कि यदि सीखना है तो लक्ष्य सामने होना चाहिए, लक्ष्य नहीं होगा तो आप उस नौका विहीन नाव के समान हैं, जिसमें उस पतवार विहीन नौका के समान है, जिसमें पतवार को खेने वाला नाविक ही नहीं है, वो किस किनारे पे लग जाएगी उसका पता नहीं चल पाता है मित्रों। इसलिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, उद्दीपक का होना बहुत जरूरी है। थांडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत में इसको बताया था। अब देखिएगा, दूसरा इनका उपनाम है उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि यदि किसी बच्चे ने कोई भी क्रिया करते समय यदि उसके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह एक बॉन्डिंग बन जाती है और वो कभी टूटता नहीं है। इसीलिए इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। एक इंग्लिश का नाम है एसआर बॉन्ड। एसआर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड थ्योरी इसको बोलते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो यहां पर देखिएगा उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत। हमको लग रहा है कि कुछ हमारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो इतिहास 10 बार पढ़ते हैं और 10 बार भूल जाते हैं। तो मित्रों ये बात समझिएगा कि आप 10 बार पढ़ते हैं लेकिन 10 बार बॉन्डिंग नहीं बना पाते। बस एक बार बॉन्डिंग बना दीजिए, एक बार बॉन्डिंग बना दीजिए, जिंदगी भर आपसे वो बॉन्डिंग नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने लक्ष्य बनाया ही नहीं था। यदि आप लक्ष्य बना ले कि पूरा इतिहास तैयार करना है तो इतिहास जब तैयार हो जाएगा तो फिर वो आपके मस्तिष्क से कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको बंद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्ड थियरी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये बात याद रखिएगा, इसे बॉन्ड थियरी के नाम से जाना जाता है, बंद सिद्धांत के नाम से उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत। याद करने का तरीका डेवलप करते हैं। देखिएगा, थांडाइक महोदय ने सिद्धांत में यह बताया कि यदि लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो हमें अनुक्रिया हम तभी करेंगे जब हमारे सामने उद्दीपक होगा। इसीलिए इनकी जो शुरुआत होती है उद्दीपक से होती है। लक्ष्य को इन्होंने प्राथमिक स्थान दिया है, अनुक्रिया को इन्होंने गौड़ स्थान दिया है। तो इसीलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया बार बार लिखा जाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से इसे जानते हैं। इसीलिए इनका जो दूसरा नाम आप देख रहे हैं उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। अब देखिएगा, संयोजनवाद का सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, संयोजनवाद, बिल्ली उस पिंजड़े में उछल कूद कर रही है। मित्रों जब बिल्ली पिंजड़े में उछल कूद कर रही है तो उछल कूद करते समय संजोग बस सफलता मिल जाती है। सफलता कैसे मिलती है मित्रों? तो सफलता संजोग बस मिलती है। बिल्ली को यह पता नहीं रहता कि लीवर कहां है मित्रों, और कूदते कूदते उछल कूद करते करते बिल्ली का पैर कहां पड़ता है? पड़ जाता है लीवर पे, और जब लीवर पे पैर पड़ता है तो संजोग बस सफलता मिल जाती है। इसलिए इस सिद्धांत का एक नाम संयोजनवाद, मतलब संजोग बस सफलता के कारण संयोजनवाद कहा जाता है। संजोग बस सफलता मिली है इसलिए इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब अगला सिद्धांत का उपनाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या बताता है? बिल्ली अनेक बार गलत अनुक्रिया का चयन करती है। अनेक बार गलत अनुक्रिया का चयन मतलब होता है कि बिल्ली कभी पिंजड़े को हिलाती है, कभी दांत से काटती है, तो कभी उसी के ऊपर कूद जाती है, तो कभी वो दीवालों को धक्का देती है। क्यों देती है? उससे लक्ष्य दिखाई दे रहा है। और कई बार गलत अनुक्रिया करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर तभी निकलती है जब लीवर पे पैर पड़ता है। इसीलिए इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थियरी के नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसलिए कि बिल्ली हो या बालक हो या मनुष्य हो, जब उसे लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है तो ऐसा नहीं है कि कहीं लक्ष्य उठा के रखा हुआ है और बिना गलती किए कोई लक्ष्य पा जाए। मित्रों एक छोटा बच्चा भी जब पढ़ता है तो क बनाते समय अनगिनत बार, जिसकी काउंटिंग इस दुनिया में कोई नहीं किया है, अनगिनत बार गोला बनाता है, और गोला बनाते 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 असंख्य बार गोला बना करके वो सही अनुक्रिया का चयन करता है।
तो उसी तरीके से बिल्ली भी बेचारी क्या करती है, अनेक बार प्रयास करने के बाद, अनेक बार गलती करने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति करती है। इसलिए इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर एक नाम इनका और भी है, भूल सुधार सिद्धांत के नाम से। तो भूल सुधार सिद्धांत का मतलब क्या है कि जितनी भी त्रुटियां की है उन त्रुटियों को सुधार कर लेती है बाद में जब उसे सफलता मिल जाती है, क्योंकि जितनी भी गलत अनुक्रिया है उसका वो त्याग कर देती है और जो सफल तरीका होता है उसी के प्रति वो दृढ़बद्ध हो जाती है कि बिल्ली को पिंजड़ा में बंद करिए और फिर दोबारा वो कम समय में बाहर निकल जाती है। इसका मतलब कि वह जो है क्या करती है, जो गलत अनुक्रिया था उसका त्याग करती है। इसलिए इसको भूल सुधार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अधिगम का चयन का सिद्धांत। अधिगम का चयन इसलिए क्यों कहते हैं कि यह चयनात्मक सिद्धांत होता है। बिल्ली चॉइस कर लेती है कि अब हमें जंजीर और हमें दीवार को पटकने और पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम धीरे से अब पैर को रखेंगे लीवर पर, दरवाजा खुलेगा और हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि बिल्ली बाहर निकलने का रास्ता देख लेती है। मित्रों उसे बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया, इसलिए इस सिद्धांत को अधिगम का चयन का सिद्धांत कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सुख दुख का सिद्धांत इसे बोलते हैं। सुख दुख का मतलब क्या है, जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो बिल्ली संतुष्ट होती है और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता है तब तक बिल्ली उछल कूद करती रहती है, बहुत दुखी रहती है। उसी तरीके से जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो सीखते समय हम जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते तब तक बहुत दुखी रहते हैं। अगर विश्वास ना हो तो जब से सुपर टेट की वैकेंसी भरी जा रही है 2009-10 को लेकर के 2021 तक के जितने भी यूपी टेट सुपर टेट के परीक्षार्थियों से पूछेंगे आप तो वो आपको बताएंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति होने पर सुख की अनुभूति होती है और जिनको लक्ष्य नहीं मिलता है वो बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए थांडाइक महोदय ने इस सिद्धांत का एक नाम दिया था मित्रों, वह नाम क्या है, सुख दुख का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब होता है पुनरावृत्ति। आवृत्ति का सेंस क्या है, पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति क्या कहा गया है कि यदि लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो तब तक हमें बार बार क्रिया करनी चाहिए, जब तक हमें उद्दीपक की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक स्टिमुलस की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मित्रों तो ध्यान दीजिएगा, इसे आवृत्ति के सिद्धांत के उपनाम से भी जाना जाता है। मित्रों एक नाम और भी है इसका, SR बॉन्ड थ्योरी। मैंने ऊपर ही बता दिया था कि इसी को हिंदी में उद्दीपक अनुक्रिया बंद सिद्धांत कहते हैं। S से होगा स्टिमुलस, R से होगा रिस्पॉन्स, बंद से होगा बॉन्ड और थियरी से होगा सिद्धांत। यही नाम नीचे इंग्लिश में लिख दिया गया है। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सा नाम जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मित्रों तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहला नाम तो यही जान लीजिए कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का नाम आपके एग्जाम में एक बार नहीं लगभग 5-6 बार पूछा जा चुका है। 5-6 बार का सेंस यहां पे ये है मित्रों, 5-6 बार का मतलब ये है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, 5-6 बार का मतलब यहां पर ये है, 5-6 बार का मतलब यहां पे ये है कि यहां पर जो है सबसे पहले तो नाम के रूप की अगर बात करी जाए तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कम से कम 5 से 6 बार पूछ लिया जा चुका है। SR बॉन्ड नाम से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रयास एवं त्रुटि के नाम से कई बार पूछा जा चुका है। इसी को संयोजनवाद के नाम से पूछा जा चुका है। तो 1, 2, 3, 4 नाम तो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और एक बार हरियाणा टेट में आवृत्ति के सिद्धांत किसे बोलते हैं इसको भी पूछा जा चुका है। तो मित्रों ध्यान देना है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं नाम, तो हमें इसको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थांडाइक के सिद्धांत के नियमों की। इन्होंने अपने सिद्धांत में नियम का प्रतिपादन किया था और वो नियम 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पीपीटी बड़ी मेहनत से बनवा करके आपके समक्ष ये सब प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब देखिएगा थांडाइक के अधिगम के नियम, इन्होंने अपने नियम को 2 भागों में विभाजित किया। मित्रों ध्यान दीजिएगा,
पहला नियम है प्रमुख नियम। इस प्रमुख नियम को प्राथमिक नियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्राथमिक नियम के नाम से। प्राथमिक नियम इसे बोलते हैं। इसी को प्राथमिक नियम या प्रमुख नियम के नाम से जाना जाता है, या पहला नियम भी आप इसे बोल सकते हैं। अब देखिएगा, पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। अब उसके बाद गौण नियम को द्वितीयक नियम के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक नियम के नाम से। द्वितीयक नियम पूछा जाएगा कौन सा है, तो द्वितीयक नियम में 5 नियम आते हैं। कौन कौन सी? पहले हम बात कर लेंगे बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम, पांचवा सहचर्य का नियम। ये 5 नियम जो गौण नियम के रूप में जाने जाएंगे, और ये 3 नियम जो प्रमुख नियम के नाम से जाने जाएंगे। हम लोग बात अभी किसकी करेंगे? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव की बात करेंगे। तो मित्रों, एक एक करके हम लोग सबकी बात करते हैं कि यहां पर किस तरीके से हम यहां पर बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम तत्परता के नियम की बात करते हैं, और तत्परता के नियम को भी तैयारी का नियम कहते हैं, अर्थात इसका भी बहुत सारा उपनाम है। तो एक नाम है इसका तैयारी का नियम। तैयारी का नियम बोलते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? तत्परता के नियम की। तो तत्परता के नियम को ही तैयारी का नियम कहा जाता है। तैयारी का मतलब क्या होता है? इसको एक नाम और देते हैं, प्रेरणा का नियम भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरणा का नियम बोला जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा का नियम, इसी को मानसिक तैयारी का नियम भी बोला जाता है। मानसिक तैयारी का नियम, मानसिक तैयारी का नियम भी इसी को कहा जाता है। थांडाइक महोदय ने यह कहा, इस नियम के माध्यम से इन्होंने बताना चाहा कि यदि किसी को कुछ सिखाना है, यदि किसी को कुछ पढ़ाना है, तो सबसे पहले उसको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। यदि मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे होते हैं घर में अपने, कि यदि किसी बच्चे को क से कबूतर बनाना है या क से कबूतर पढ़ाना है, तो बच्चा क से कबूतर तभी पढ़ता है या समझता है जब वो मानसिक रूप से तैयार होता है, जब वो पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, तभी वो क से कबूतर या पढ़ने के लिए बैठेगा, वरना वो बैठेगा नहीं, वो इधर उधर की बात करता है। उदाहरण के रूप में समझिएगा, यदि कोई बच्चा चाहे यूपी टेट की तैयारी करता हो, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी करता हो, अगर वो तैयारी कर रहा है और एग्जाम सामने ना हो, तो बच्चा उतने मन से तैयारी नहीं करेगा जितने मन से वो करना चाहता है। और दूसरी बात, यदि वैकेंसी आ जाती है तो बच्चा मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाता है, और मानसिक रूप से जब प्रिपेयर होता है तो वह अपने तैयारी में तत्परता लाता है। तत्परता को ही प्रेरणा बोलते हैं। जब तक व्यक्ति की प्रेरणा जागृत नहीं होती है, तब तक वह सीखने में कार्य नहीं करता है। मित्रों तो ध्यान दीजिएगा, सीखना तभी सफल हो पाता है जब बच्चा सीखने की कोशिश करता है। तो ध्यान देना है, यहां पर तैयारी का जो नियम है इसको 3 उपनामों से जानते हैं। पहला नियम है तैयारी का नियम, दूसरा है प्रेरणा का नियम, और तीसरा है मानसिक तैयारी का नियम। यह भी उपनाम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मित्रों अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पे यह भी है कि कोई भी बच्चा तैयारी तभी करेगा जब वो मानसिक रूप से तत्पर होगा, मानसिक रूप से तैयार होगा, मानसिक रूप से प्रेरित होगा। देखिए, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का संबंध तत्परता से है। एक एग्जाम थांडाइक का एक एग्जाम में सवाल पूछा गया थांडाइक के कोटेशन के माध्यम से कि एक घोड़े को 20 लोग उठा करके नदी या तालाब के किनारे तो लेके जा सकते हैं। एक घोड़े को 20 लोग उठा करके नदी या तालाब के किनारे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन 30 लोग मिलकर के भी उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तत्परता का सेंस क्या है। किसी भी काम को करने के लिए यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वहां पर अधिगम नहीं होगा। यही इस नियम में इन्होंने थांडाइक ने बताया था, और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ कोटेशन है जो मैंने बताया है।
इसी कोटेशन को दे करके एग्जाम में पूछा गया कि यह किस नियम से संबंधित है, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, वह नियम कौन सा होगा, वह नियम तैयारी का होगा, वह नियम प्रेरणा का होगा, वह मानसिक रूप से तैयारी का होगा या तत्परता का होगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा हम लोग दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम जो है अभ्यास का नियम है। तो दूसरे नियम की हम लोग बात करेंगे कि अभ्यास का नियम कैसे है, कैसे इसको हम लोग इस सिद्धांत में फॉलो करते हैं। देखिएगा दूसरा नियम अभ्यास का नियम यह बताता है कि यदि किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसे सिखाने के लिए अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य, अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्सर और उद्दीपक के मध्य बार बार उद्दीपक को देखकर क्रिया करना पड़ता है। क्रिया का सेंस क्या है, हम एक अलग पेज ले लेते हैं, उस पर आपको बताते हैं। देखिएगा यदि अभ्यास, दूसरे नियम की बात मैं कर रहा हूं कि अभ्यास के नियम में क्या बताते हैं। अभ्यास का नियम देखिएगा, अभ्यास के नियम में क्या बताया गया है। अभ्यास के नियम का सबसे पहले तो यह जान लीजिए, एक उपनाम है और इस उपनाम को श्रम का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? श्रम का नियम कहते हैं। श्रम का नियम का सेंस क्या है कि यदि आप श्रम करेंगे, यदि आप अभ्यास करेंगे, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तभी उद्दीपक की प्राप्ति होगी। तो अभ्यास का नियम यहां पे यह बताता है कि उद्दीपक को देख करके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उद्दीपक को देख करके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उद्दीपक का सेंस क्या है, यहां पर उद्दीपक का सेंस यह है कि यदि उद्दीपक आपके सामने है तो आपकी जो अनुक्रिया होगी वह लक्ष्य को देखकर होगी, और यह अनुक्रिया तब तक होनी चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक होनी चाहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अभ्यास के नियम में थार्नडाइक महोदय ने यह भी दिया था कि यदि अनुक्रिया करते करते यदि आप सीख लेते हैं कोई चीज, यदि सीख लिया, मान लीजिए बच्चे को आप क से कबूतर बताना सिखाते हैं और यदि बच्चा सीख गया तो जो बॉन्ड बनेगा वह बॉन्डिंग कैसी होगी, वह बॉन्डिंग सकारात्मक होगी, और यदि वो नहीं सीखता है तो नकारात्मक होगी। तो इन्होंने अभ्यास के नियम में यह बताने की कोशिश की कि यदि कोई बालक उद्दीपक को देखकर, लक्ष्य को देखकर कोई क्रिया कर रहा है तो उसे तब तक अनुक्रिया करना चाहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आपने देखा भी है कि बहुत से लोग अभ्यास करते करते लक्ष्य की प्राप्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए इन्होंने सन 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इस अभ्यास के नियम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्य की प्राप्ति करते करते, कुछ लोग ऐसा भी है कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, अभ्यास तो बहुत करते हैं लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो यहां पर दो उन्होंने प्रयोग और दिखाए। पहला कहा कि पहला प्रयोग का नियम होता है और दूसरा अनुप्रयोग का नियम होता है। अनुप्रयोग का मतलब आप यदि अभ्यास का अनुक्रिया करते हैं या अभ्यास करते हैं और बॉन्डिंग बन जाती है तो वह प्रयोग के नियम पर आधारित होगा, और बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो अनुप्रयोग का नियम कहलाएगा। आपको याद होगा कि प्राथमिक विद्यालय में जब आप पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे प्रार्थना पढ़ते थे एक साथ, लेकिन क्या प्रार्थना सभी बच्चों को याद हो पाती थी? नहीं हो पाती थी। तो यही कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी अनुक्रिया करने के बावजूद भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए थार्नडाइक महोदय ने सन 1930 ईस्वी में क्या कर दिया, अपने सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया, और परिवर्तन ला करके यह बताया कि इसके दो भाग बना दिए और कहे कि एक प्रयोग का नियम होगा और दूसरा अनुप्रयोग का होगा। बॉन्डिंग मजबूत होगी तो प्रयोग का नियम, बॉन्डिंग यदि मजबूत नहीं हुई तो अनुप्रयोग का नियम होगा। मित्रों ध्यान देना है। अब हम लोग फिर वहीं चलते हैं और इसी पर देखते हैं कि तीसरा नियम कौन सा है। तो तीसरा है प्रभाव का नियम। अब हम लोग प्रभाव के नियम की बात करते हैं कि प्रभाव का नियम क्या कहता है। प्रभाव के नियम की हम लोग बात करेंगे। यहां पे मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहले आपने पढ़ा तत्परता का नियम, दूसरा पढ़ा अभ्यास का नियम, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रभाव का नियम।
प्रभाव के नियम को आप कुछ उपनामों से मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि प्रभाव के नियम को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो यहां पर प्रभाव के नियम का उपनाम देखते हैं। पहले प्रभाव के नियम के उपनाम, प्रभाव के नियम का उपनाम। अब देखिएगा, प्रभाव का नियम जो है, प्रभाव का जो नियम है, इस नियम में इन्होंने यह बताया है, प्रभाव के नियम में यह बताया है कि इस नियम को परिणाम का नियम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परिणाम का नियम, परिणाम का नियम बोलते हैं। परिणाम का, इसी का एक नाम है परिणाम का नियम, इसी का एक नाम है संतोष का नियम। संतोष तथा असंतोष का नियम, संतोष तथा असंतोष का नियम। प्रभाव के नियम को ही दो भागों में, दो उपनामों से जाना जाता है। पहला नाम है परिणाम का नियम और दूसरा है संतोष या असंतोष का नियम। देखिएगा, जब कोई बालक अनुक्रिया करेगा, जब कोई बालक अनुक्रिया करता है या जब कोई प्राणी अनुक्रिया करता है उद्दीपक को देखकर, अनुक्रिया करता है किसको देखकर? उद्दीपक को देखकर। तो जब बॉन्डिंग मजबूत होगी, बंध यदि मजबूत हुआ तो वह संतोष के नियम के रूप में जाना जाएगा। यदि बॉन्डिंग मजबूत नहीं हुई तो असंतोष के नियम के रूप में जाना जाएगा। मित्रों, तो अनुक्रिया यदि अनुक्रिया करने पर जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो बॉन्डिंग मजबूत होती है, उसी को हम परिणाम का नियम बोलते हैं। और जब अनुक्रिया करने पर संतोष की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात बॉन्ड जब मजबूत नहीं होता है, अर्थात कमजोर हो जाता है, तो वहां पर असंतोष का नियम कार्य करता है। बालक असंतोषित रहता है, उसे संतोष नहीं मिलता है, इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम। एग्जाम में ये तीन नियम एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है ये तीनों नियम जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे थार्नडाइक के। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? गौण नियम की बात करेंगे। तो आप लोग जितने लोग भी पढ़ रहे हो क्लास को, उसको अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगला हमारा जो है गौण नियम है। गौण नियम को हम लोग देखते हैं कि गौण नियम क्या कहता है। गौण नियम का सेंस मेरा ये है कि जो द्वितीयक नियम है वो क्या बता रहा है। अब देखिएगा, गौण नियम में सबसे पहले है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम, पांचवा है सहचर्य का नियम। मित्रों, हम लोग अब बात किसकी करेंगे? पहले बहुअनुक्रिया का नियम की बात करेंगे। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक क्रिया पर क्रिया, क्रिया पर क्रिया, क्रिया पर क्रिया, क्रिया पर क्रिया, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो अपनी क्रिया को बंद ना करें, और इसी को बहुअनुक्रिया का नियम कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या है? मनोवृत्ति का नियम मतलब, वृत्ति का मतलब होता है नजरिया। तो मन की नजरिया यदि आपके सीखने की है तभी आप कोई चीज सीख सकते हैं, वरना सीख नहीं पाएंगे। इसी को बोला जाता है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा समझिएगा, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या बोलता है? कहता है कि सीखने में, थार्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया कि सीखने में कोई भी चीज, बालक यदि ABCD क ख ग घ कुछ भी सीखता है तो सीखते समय ध्यान दीजिएगा वो बहुत सारी क्रियाएं, जो नैतिक क्रियाएं होती हैं, कुछ अनैतिक क्रियाएं होती हैं, वो सब करता है सीखते समय। लेकिन इनका यह कहना है कि सीखते समय आंशिक क्रिया के नियम का फॉलो करना चाहिए, या ज्ञान की प्राप्ति करते समय हम बहुत सारी गलत चीजों को भी अपने अंदर रख लेते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजों को भी रख लेते हैं। तो हमें सीखते समय केवल उन्हीं तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए जो उस पूरे तथ्य में जो अंश हमारे लायक है, जो हमें सीखने लायक है। तो मित्रों, उसी को बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। अब देखिएगा, सादृश्यता का नियम क्या कहता है? सादृश्यता का नियम यह बताता है कि दृश्य का मतलब होता है देखना। दृश्य का मतलब देखना, बहुत अच्छे से समझिएगा, दृश्य का मतलब होता है देखना। यदि शीशे में आप अपना मुंह देखते हैं तो आपको आपका चेहरा दिखता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो उसी शब्द से सादृश्यता को लिया गया है। थार्नडाइक महोदय ने कहा कि यदि आपको सीखना है तो जिस विधि के द्वारा पूर्व में सीखते समय आपको सफलता मिली, तो उसी नियम को दोबारा भी आप फॉलो करें। जैसे यदि कोई बच्चा यूपी टेट पास करने में प्रतिदिन 4 घंटा पढ़ के सिलेक्शन लिया है, तो सुपर टेट में भी वो 4 घंटा कम से कम पढ़ेगा। उसी को बोलते हैं सादृश्यता का नियम। और सहचर्य का नियम क्या बताता है? सहचर्य का नियम ये बताता है कि हमेशा संवेदनशील होकर तालमेल बनाकर पढ़ेगा तो अधिगम होगा। उसी को हम सहचर्य का नियम बोलते हैं। सहचर्य मतलब तालमेल बनाना, सहचर्य मतलब होता है कि संवेदनशील होकर पढ़ना। जब तक आप संवेदनशील नहीं होंगे मित्रों, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मित्रों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को खूब अच्छे तरीके से हमें पढ़ लेना है। पढ़ करके एक अच्छा सा नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के बाद अपने मस्तिष्क में रखना है, उसी प्रकार से जैसे थार्नडाइक महोदय ने बताया कि सीखने के लिए बार बार अनुक्रिया करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने परिवार में दिखाइए। तो मित्रों, इसी के साथ आज की क्लास से मैं आपसे विदा लेता हूं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।